चलो अच्छा, संस्कृत वर्णमाला। देखो, अगर आपसे पूछा जाए पाणिनि शिक्षा के अनुसार संस्कृत वर्णों की संख्या कितनी हो जाएगी? पाणिनि शिक्षा के अनुसार संस्कृत वर्णों की संख्या कितना होगा, बताओ। हाँ, पाणिनि शिक्षा के अनुसार वर्ण कितने होंगे? वर्ण कितने होंगे? संस्कृत में वर्णों की संख्या कितनी है? 63 या 64? वर्णों की संख्या कितनी है? 63 या 64। अब ये जो 63 या 64 है, इसका विभाजन देखो। अगर मैं कहूँ इसमें से स्वर कितने हैं, स्वर कितने हैं पाणिनि शिक्षा के अनुसार स्वरों की संख्या, स्वर कितने हैं? 22। अगर मैं बात करूं इसमें स्पर्श व्यंजन, स्पर्श वर्ण, स्पर्श वर्ण कितने बता दोगे? स्पर्श वर्णों की संख्या 25। ठीक, इसके बाद और कौन कौन से वर्ण आते हैं? अंतस्थ वर्ण। अंतस्थ वर्ण कितने होंगे? 4 अंतस्थ वर्ण। ठीक, और ऊष्म वर्ण, ऊष्म कितने होते हैं? 4। ऊष्म वर्ण कितने हो जाएंगे? 4। अयोगवाह कितने होते हैं? अयोगवाह, अयोगवाह कितने होंगे? 4। यम वर्ण कितने होंगे? यम वर्ण कितने होते हैं? 4। यम वर्ण कितने होते हैं? 4। टोटल करके देखो, 4 चौक 4, 4 चौके 16, 16 और 25 41, 41 और 22 63। पाणिनि शिक्षा के अनुसार संस्कृत में वर्णों की संख्या पूछी जाए तो कितनी बता दोगे? 63। स्वर पूछे जाएं तो स्वर कितने बता दोगे? 22। एक और वर्ण आता है, हाँ, ला का बिगड़ा हुआ रूप। कौन सा वाला? ये वाला, ये ला का बिगड़ा हुआ रूप है। वर्ण अपने कितने हो जाएंगे? 64। अब देखो, स्वर क्या होते हैं, स्पर्श क्या होते हैं, अंतस्थ, ऊष्म, अयोगवाह, यम, और इनको समझना है, इनको पढ़ना है। ठीक है, देखो फिर इसमें सबसे पहले हम बात कर रहे थे स्वरों की। स्वर कितने थे? 21 या 22। स्वर कितने होंगे? 21 या 22। अब 21 और 22 ये कौन से स्वर हैं? इन्हें 3 भागों में बांट लो। ह्रस्व, दीर्घ और पिलुत स्वर। ह्रस्व स्वर कितने होते हैं? 5,
दीर्घ स्वर कितने होते हैं? हाँ, दीर्घ स्वर कितने होते हैं? 8। प्लुत स्वर कितने होते हैं? 8। कितने होते हैं? 8। कितने हो गए ये जोड़ के देखो। 8 और 8 16 और 5 21। अब जो एक लिर बचा, उस लिर को कुछ लोग प्लुत मानते हैं, कुछ लोग प्लुत नहीं मानते हैं। अगर लिर को आपको इसमें जोड़ना है तो कितना हो जाएगा फिर? 22। और ये कितने हो जाएंगे? 9। इतनी बात समझ में आ गई? अब देखो, मैं यहाँ पे स्वरों की बात कर रहा हूँ और इसमें ये पूछा जाए कि कोई भी स्वर दे दिया जाए, जैसे आ दे दिया जाए, ई दे दिया जाए, ये कितने इसके प्रकार होते हैं? प्रत्येक स्वर कितने प्रकार का होता है? जिसमें किसी भी वर्ण को पूछा जाए, जैसे मैं पूछूं आ वर्ण कितने प्रकार का होता है, लिर वर्ण कितने प्रकार का होता है, ई वर्ण कितने प्रकार का होता है, ओ औ ये वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? कितने बताओगे? पूछा हुआ क्वेश्चन है, पिछली बार पूछा है। देखो, चलो ये 5 कौन से हैं, पहले इनकी बात कर लो। माहेश्वर सूत्रों के अनुसार स्वर कितने हैं? 9। माहेश्वर सूत्र के अनुसार कितने हैं? 9। सामान्यतः कितने हैं? 13। पारणी शिक्षा के अनुसार कितने हैं? 21 22। अब देखो, ये ह्रस्व हैं, ये 5 हैं। ये 5 कौन कौन से हैं? छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, रिर और लिर। कितने हो गए? 5। अब ये 8 कौन कौन से हैं, इनकी बात कर लो, बताओ। बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ और बड़ी वाली रिर। बड़ा ऊ और बड़ी वाली रिर। इसके बाद ए, आई, ओ, औ। कितने हो गए? 8। ठीक। ये 9 कौन से रूप होंगे? यही वाले। ये जो 8 हैं, ये 8, या इसमें लिर को शामिल अगर मैं इधर से लाके कर दूं तो कितने हो जाएंगे? 9 हो जाएंगे। इतनी बात क्लियर हो गई? बताओ। अगर मैं बात करूं प्रत्येक वर्ण के भेद, प्रत्येक वर्ण के भेद, ध्यान से समझना। कालमान के आधार पर या उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर अगर हम देखें तो कितने भागों में बांटा गया है? मात्रा के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है स्वरों को? 3 भागों में। कौन कौन से 3 भाग हैं? हाँ, एक मात्रिक, जिनके उच्चारण में सबसे कम समय लगता है, एक मात्रिक। फिर द्विमात्रिक, फिर त्रिमात्रिक। त्रिमात्रिक, एक मात्रिक, द्विमात्रिक और त्रिमात्रिक। इसमें देखो, अगर मैं छोटा आ लूँ तो छोटा वाला आए ना, वो तीनों जगह आएगा। कैसे आएगा? अगर मैं छोटे आ की बात करूं तो यहाँ पे एक मात्रिक में ये होगा, द्विमात्रिक में ये होगा, त्रिमात्रिक में ये होगा। कितनी जगह आ रहा है? 3 जगह। अब देखो, ये जो छोटा आया, इसको हम बोलने के तरीके देखें तो ये 3 प्रकार से बोला जा सकता है। हाँ, कौन कौन से 3 तरीके होंगे बताओ? उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। कौन कौन से होंगे इसके? उदात्त,
अनुदात और स्वरित कितने हो जाएंगे? तीन। तीन ही इसके हो जाएंगे, उदात, अनुदात और स्वरित। तीन ही इसके हो जाएंगे, उदात, अनुदात और स्वरित। बात समझ में आ रही है? उदात का मतलब, हाँ, उदात का मतलब उच्चारण जिसका लंबा हो, तेज हो, ऊंचा हो। अनुदात का मतलब जिसका उच्चारण हल्के से हो। स्वरित का मतलब कि जिसमें अनुदात और उदात दोनों का मिश्रण हो। तीन प्रकार से बोला जा सकता है, ठीक, ऊंची आवाज में, निचली आवाज में और मध्यम आवाज में। तो मध्यम वाला क्या होगा? स्वरित। अब ये तीन हमने जो बोले, देखो, एक मात्रिक तीन प्रकार से, द्वि मात्रिक तीन प्रकार से, त्रिमात्रिक तीन प्रकार से। ये कुल प्रकार कितने हो गए? 9। एक ही बन के चलना है। अब ये जो 9 प्रकार हुए, ये जो 9 प्रकार हैं, इन्हें दो तरीके से और बोला जा सकता है, दो भागों में इसको और बांटा जा सकता है। कौन कौन सा? हाँ, अनुनासिक, अनुनासिक और अनुनासिक और आनुनासिक। आ, ठीक, अनुनासिक और एक जैसे हो गया अननुनासिक, अननुनासिक। अनुनासिक कौन से होते हैं? जिनका उच्चारण नाक और मुंह दोनों से होता है, और अननुनासिक जिनका उच्चारण नाक से नहीं होता है। तो ये जो 9, इनको दो भागों में बांट दिया, तो एक ही वर्ण के कितने प्रकार हो गए? 9 दूनी 18। प्रत्येक वर्ग के 18 प्रकार होंगे। कौन से वर्ण के? जो वर्ग एक मात्रिक, द्विमात्रिक और त्रिमात्रिक। इसको एक मात्रिक को बोलूं तो ये क्या होगा? ह्रस्व होगा। ये क्या होगा? दीर्घ होगा। और ये क्या होगा? प्लुत होगा। नीचे वाला कौन सा हो जाएगा? प्लुत। अरे बात समझ में आई? कितने प्रकार हो गए? कुल 18 प्रकार। अब कोई वर्ण ऐसे होंगे जिसमें ये जो दीर्घ वर्ण अभी मैंने लिखे थे, दीर्घ वर्ण जो अभी मैंने लिखे थे, ह्रस्व, ह्रस्व लिखे और दीर्घ लिखे और प्लुत लिखे, उनके अंदर जो ह्रस्व में मैंने लिखा था कौन सा? लिर। ठीक, ये लिर वर्ण है ना, ये कभी भी दीर्घ नहीं होता है। अब दीर्घ नहीं होगा, तो जब दीर्घ नहीं होगा तो इसके कितने प्रकार कम हो जाएंगे? देखो, दीर्घ नहीं होगा तो इसके 3 प्रकार कम हो जाएंगे, और 3 दूनी कितने? 6। तो लिर वर्ण पूछा जाए इसके कुल कितने प्रकार हैं, तो 6 कम हो जाएंगे 18 में से। कितने हो जाएंगे? 12। अगर मैं बात करूं जो मैंने दीर्घ वर्ण लिखे थे, दीर्घ वाले, जिसमें ए, आई, ओ, औ, बड़ा, बड़ी, बड़ा और बड़ी वाली ऋण, ये कभी ह्रस्व नहीं होते। तो ये भी वर्ण कितने प्रकार के होंगे? 12 प्रकार के। लिख दे रहा हूं, देखो, अगर मैं इनमें बात करूं, प्रत्येक वर्ण, प्रत्येक वर्ण, इन प्रत्येक वर्णों की अगर मैं बात करूं, जिसमें दीर्घ, दीर्घ छोड़ो, पहले ह्रस्व लिखो, ह्रस्व, ये ह्रस्व वर्ण है, इसके कुल प्रकार कितने होंगे? 18। ह्रस्व के कितने प्रकार हो जाएंगे? 18। अब ह्रस्व के 18 हो जाएंगे। इन ह्रस्व में जो लिर आएगा, इसके कितने प्रकार होंगे? 12। क्यों? क्योंकि ये जो लिर है ना, इसका दीर्घ नहीं होगा, और दीर्घ नहीं होगा तो 3
3 टाइप वो और उनके 3 3 यानी 3 दूनी 6, 6 प्रकार कम हो जाएंगे। इस लिरिक कितने प्रकार का होगा? 12 प्रकार का। बाकी जो शेष यहाँ पे ह्रस्व बचे ये कितने प्रकार के हो जाएंगे? 18 18 प्रकार के। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो लिर है वो दीर्घ नहीं होता है, दीर्घ नहीं होता। ये 18 18 प्रकार के 4 वर्ण होंगे। 4 वर्ण कौन कौन से? ये जो 18 प्रकार के होंगे ये 4 वर्ण, इसमें छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और रे। और इसका विभाजन अभी मैंने करवाया। ये पहला वाला छोटा आ ये ह्रस्व दीर्घ एक मात्रिक, द्विमात्रिक, त्रिमात्रिक में जाएगा और प्रत्येक जो एक मात्रिक, द्विमात्रिक, त्रिमात्रिक है वो 3 3 में जाएगा, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित में। और ये जो जाके 3 बने जाके उनके फिर 2 बनेंगे, कौन कौन से? अनुनासिक और निरनुनासिक या अननुनासिक। कुल प्रकार इनके कितने हो जाएंगे? 18। लिर का दीर्घ नहीं होगा, जब दीर्घ नहीं होगा तो इसके 6 प्रकार कम हो जाएंगे। कितने के हो जाएगा ये? 12 का। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं जो हमारे कौन से दीर्घ स्वर, ये दीर्घ स्वर कौन कौन से थे? छोटा, बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ, बड़ी, रे, और क्या था? ए, आई, ओ, औ। ठीक, इनका कभी ह्रस्व नहीं होता। अरे ह्रस्व क्या हो जाएगा इनका? इनका कभी ह्रस्व नहीं होता। अगर ह्रस्व नहीं होता तो ये वाले हैं, इनके कितने कितने प्रकार हो जाएंगे? 12 12 प्रकार। इनके कितने प्रकार हो जाएंगे? 12 12 प्रकार। इसमें सुनो, ये इनका तो इन्हें हटाओ, ए आई ओ औ, ये वाले इनका ह्रस्व नहीं होगा। ए आई ओ औ इन 4 वर्णों का ह्रस्व नहीं होगा, तो ये कुल कितने प्रकार के हो जाएंगे? 12 प्रकार के। 12 प्रकार समझ में आ गए? कुल प्रकार ही पिछली बार क्वेश्चन यहाँ से पूछा है इसलिए मैंने बता दिया। जैसे छोटा वाला आ है या बड़ा वाला आ है, ये ह्रस्व में भी जाएगा, दीर्घ में भी जाएगा और प्लुप्त में भी जाएगा। 3 हो गए। इन तीनों के फिर 3 3 उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। कितने हो गए? 9। अब ये जो 9 हैं ये भी 2 तरीके से जाएंगे। कहाँ कहाँ? एक तो अनुनासिक और दूसरा निरनुनासिक या अननुनासिक। तो 2 भाग इसके फिर हो जाएंगे। तो एक वर्ण कितने में जा रहा है? 18 में। इनमें 18 में जाने वाले कौन कौन से हैं? छोटा, हाँ, बात यहाँ तक क्लियर हो गई? अरे स्वरों की बात समझ में आ गई? स्वरों में कोई ऐसी बात और जो समझ में नहीं आती हो बताओ। चलो आगे देखो। उच्चारण के आधार पर यानी उच्चारण स्थान कितने होते हैं? हाँ, वर्णों के उच्चारण स्थान पूछे जाएं तो कितने बताने हैं संस्कृत में? 8। 8वां किसने बताया? 7 बताना है। ठीक है, 7 या 8। जो 8वां है वो पाणिनि शिक्षा के अनुसार है। 8वां किसके अनुसार है? पाणिनि शिक्षा के अनुसार वर्णों के उच्चारण स्थान, वर्णों के उच्चारण स्थान कितने बताओगे? 7 + 1 कुल कितने? 8। और ये जो 7वां है ये पाणिनि शिक्षा के अनुसार है या पाणिनि के अनुसार। ये 8 या 7 हैं, ये कौन कौन से हैं? हाँ, कंठ,
तालु, मूर्धा, हाँ, मूर्धा के बाद दंत, दंत के बाद ओष्ठ, ओष्ठ के बाद नासिका, और नासिका के बाद, हाँ, नासिका के बाद कौन सा है? जिह्वा मूल, जिह्वा मूल। कितने हो गए? 7। मूलतः कितने हैं? 7। पारणी शिक्षा के अनुसार कितने हैं? 8। ठीक है, 8वां जो जोड़ा गया है पारणी के अनुसार वो उरस को जोड़ा गया है। इसके अलावा और कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं देखो जरा। सूत्र देखोगे इसके? ऐसे ही लिख दूं कंठ से उच्चारण स्थान वाले? चलो देखो, कंठ, कंठ के बाद तालु, तालु के बाद मूर्धा, मूर्धा के बाद दंत, और दंत के बाद ओष्ठ। इन पांचों का यही क्रम ध्यान रखना है। अब कंठ से उच्चारण स्थान किस किस का होता है? एक तो का वर्ग और आ, दोनों ही आएंगे, छोटा हो या बड़ा हो। इसके बाद हा, हा के बाद विसर्ग। इनका भी उच्चारण स्थान क्या है? कंठ। नीचे वाले में का के बाद कौन सा वर्ग आता है? चा वर्ग। तो एक तो चा वर्ग आ जाएगा, और चा वर्ग के बाद तालु से और किसका उच्चारण होता है? ई आ जाएगी। और हाँ, अगर हम सा देखें तो बड़ा वाला सा, और या ई का, या का उच्चारण भी कहाँ से होगा? इसी तरीके से मूर्धा में देखें, टा वर्ग और रेड, और क्या आएगा? दूसरा वाला सा, मूर्धन्य सा, और या के बाद कौन सा आता है? रा। रा का उच्चारण स्थान भी क्या है? मूर्धा। इसके बाद दंत में देखें तो कौन सा वर्ग आएगा? हैं? ता वर्ग। ता वर्ग के बाद अगर मैं सा देखूं तो सा कौन सा आएगा? छोटा वाला सा। या रा, यहां पे क्या आ जाएगा? ला। कौन सा आएगा? ला। या रा ला, सा सा सा, हा ऊपर आ गया। या रा ला, अब क्या बचा? वा। लेकिन वा इसमें मत रखना, वो यहां नहीं आएगा। ओष्ठ में क्या आएगा? एक तो पावर्ग और ऊ, और कुछ आता है इसमें? हाँ, उपदमानी, उपदमानी। ये उपदमानी कितने होते हैं? उपदमानी कितने होते हैं? कितने होते हैं? 2। उपदमानी वर्णों की संख्या कितनी होती है? 2।
जो चार आप बता रही हो उसमें दो जिह्वामूलीय होते हैं, दो पद्मानी होते हैं। ठीक है। हाँ, ये जो चार जो आपके दिमाग में चल रहा है वो चार अयुग्मा हैं, और चार अयुग्मा की बात करें तो वही चार आ जाएंगे जो तुम्हारे दिमाग में पहले से चल रहे हैं। वो बात ये नहीं है। देखो ये कौन कौन से होंगे, पा और फा। इससे पहले क्या होगा, आधा विसर्ग, अर्ध विसर्ग। सही है। बात समझ में ना आ रही होगी। देखो ये क्या है भाई साहब, क्या है ये, विसर्ग है। नहीं दिख रहा तो ऐसे दोबारा लगा लो इसको। देखो चलो इसको ऐसे ही लगाओ, एक और एक ये। अब तो विसर्ग दिखाई दिया। अब इसके विसर्ग के बाद ना कोई वर्ण यहाँ पे लिख लिया, उस वर्ण को चलो हम भी लिख लें। क्या हो गया, पा। इस विसर्ग को बड़ा करके लगाएं। सही है। इनको काट लो। सही है। अब ये आधे विसर्ग हो गए। इसी को क्या कहा जाता है, अर्ध विसर्ग। और ये अर्ध विसर्ग पाफा से पहले आ जाएं तब तो पद्मानीय हैं, और ये काखा से पहले आ जाएं तब जिह्वामूलीय। अंतर समझ में आ गया। आता दोनों पे विसर्ग है, पाफा पे आ जाए तो उपधमानीय, काखा पे आ जाए तो जिह्वामूलीय। इनके अलावा और उच्चारण स्थान कौन कौन से बचे उनको देख लो। इसके अलावा कौन कौन से बचे, नासिका। नासिका से किसका उच्चारण होता है, पंचम वर्ण। किसका होता है, पंचम वर्ण। और इसके साथ एक और आता है अनुस्वार। होता है क्या, अंग। अनुस्वार का उच्चारण स्थान भी नाक से होता है। हाँ, कंठोष्ठ। किसका उच्चारण स्थान होता है, ओ और औ। ओ और औ। देखो ये ओ किससे मिलकर बनता है, आ प्लस उ। इसका उच्चारण स्थान क्या है, अभी बताया था कंठ। इसका क्या बताया, ओष्ठ। अगर ये इन दोनों से मिलकर बना है तो ये दोनों उच्चारण स्थान होंगे, क्या हो जाएगा, कंठोष्ठ। इसके अलावा दंतोष्ठ। कौन सा वर्ण है, वाह। वाक का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है, दांत और ओष्ठ से। इसके अलावा जिह्वामूलीय, वर्ण कितने होते हैं, दो। कौन कौन से, का और खा। ठीक है। अर्ध विसर्ग कितने प्रकार के होते हैं, अर्ध विसर्गीय वर्ण कितने होंगे, चार, जिसमें पाफा और काखा इनसे पहले अर्ध विसर्ग लगता है। और कौन से प्रकार हैं, कंठ तालु। कंठ तालु, कंठ तालु से किस किस का उच्चारण स्थान होता है, ए और आई का।
ए किस किस के मिलकर बनता है ये, आ प्लस ई। इसका उच्चारण स्थान कंठ और इसका तालु दोनों से मिलकर क्या बना, ए। तो ए किस में जाएगा, कंठ तालव्य वर्ण है, कंठ तालु में जाएगा। इसका मतलब आई भी किस में जाएगा, कंठ तालु में जाएगा। अरे बात क्लियर हो गई। अब सुनो, अगर मैं बात करूं अयोग वाह वर्ण, अयोग वाह वर्ण, ये अयोग वाह वर्ण हैं। ये हिंदी में कितने हैं, 2, संस्कृत में कितने हैं, 4। अयोग वाह वर्णों की संख्या संस्कृत में पूछी जाए तो कितनी बता देनी है, 4। ये 4 कौन कौन से होंगे, ये 4 कौन कौन से होंगे, हाँ भाई, अयोगवाह वर्ण, अयोगवाह वो वर्ण जिनका योग वर्णमाला में नहीं हुआ है। जैसे हमारे हिंदी में देखिए हमने कौन कौन से, अंग और है। ये अंग और है जो अयोगवाह थे, ये ना तो स्वरों में गिनती होती है और ना ही इनकी गिनती व्यंजनों में होती है। ऐसे ही वर्ण कुछ संस्कृत में भी हैं जो ना स्वरों में काउंट होंगे ना व्यंजनों में गिने जाएंगे, जिनकी गिनती नहीं होगी, वो अलग से लिखे गए हैं, उन्हें क्या कहा जाएगा, अयोगवाह। हिंदी में अयोगवाह 2 हैं, संस्कृत में अयोगवाह कितने हैं, 4। कौन कौन से हैं, अनुसार, विसर्ग, उपधमानीय और जिव्यामूलीय। अरे बात समझ में आई, कितने हो गए, 4। अनुसार आपको पता है किसी भी वर्ण के ऊपर स्वर वर्ण पे अनुसार। विसर्ग आपको पता है, उपधमानीय पता है, क्यों, जिव्यामूलीय पता है, तो अयुग्मा कितने हो गए, 4। ये दोनों जो वर्ण हैं इनको वैदिक वर्ण भी कहा जाता है, वैदिक वर्ण भी कहा जाता है। वैदिक वर्ण किसको कहा जाता है, उपधमानीय और जिव्यामूलीय के लिए। अरे बात क्लियर हो गई, हाँ। अब देखो, इनके अलावा यत्न के आधार पर, प्रयत्न के आधार पर, प्रयास के आधार पर वर्णों को कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में। कौन कौन से, अगर मैं बात करूं यत्न के आधार पर, यत्न या प्रयत्न या प्रयास, कितने भाग हो गए इसके, 2। यत्न या प्रयत्न के आधार पर कितने भागों में बांटा गया, 2 भागों में। अभ्यंतर प्रयत्न, अभ्यंतर प्रयत्न, और दूसरे बाह्य प्रयत्न, बाह्य प्रयत्न। अभ्यंतर प्रयत्न का क्या मतलब है, यानी कि वर्ण को बोलने से पहले जो प्रयास किया जाता है वो अभ्यंतर होगा और बाद में जो प्रयास किया जाएगा वो बाह्य प्रयत्न होगा। ठीक है, किसी भी वर्ण की उत्पत्ति से पहले जो प्रयत्न या प्रयास या यत्न किया जाएगा वो पहले वाला अभ्यंतर होगा और बाद में जो किया जाएगा वो। अगर आपसे पूछा जाए अभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, तो आंसर क्या होगा, 5। बाह्य प्रयत्न के आधार पर वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, तो आंसर क्या होगा, 11। कितने हो जाएंगे, 11 प्रकार। ये 5 प्रकार हैं, कौन कौन से, इनको पढ़ लो। देखो, अभ्यंतर
प्रयत्न के आधार पर, प्रयत्न के आधार पर वर्ण। अभी कितने बताए थे? 5। ये 5 कौन कौन से होंगे? हाँ, स्पष्ट वर्ण, स्पष्ट वर्ण। दूसरे कौन से होंगे? हाँ, ईषत् स्पष्ट, ईषत् स्पष्ट। तीसरे ईषद् विव्रत, ईषद् विव्रत। चौथे विव्रत। और 5वें कौन से होते हैं? संव्रत, विव्रत। और 5वें कौन से होंगे? संव्रत। स्पष्ट वर्ण, इस स्पष्ट का मतलब क्या है? स्पष्ट का अर्थ क्या होता है? छूना। ऐसे वर्ण जो टच करते हुए छूते हुए निकलते हैं, का से लेके मा तक। ये वर्ण कहाँ से कहाँ तक होंगे? का से मा तक। का से मा तक। का से मा तक के जो वर्ण होंगे वो कैसे वर्ण होंगे? हाँ, स्पष्ट वर्ण, जिन्हें स्पर्श वर्ण कहते हैं। अगर मैं बात करूं ईषत् स्पष्ट वर्ण, ऐसे वर्ण, ईषत् स्पष्ट का मतलब है जो कम छूते हैं, कम छूने वाले वर्ण, यार अलावा, जिनको हम अंतस्थ भी कहते हैं। अरे देखो, एक तो तुम का बोल के देखो, खा बोल के देखो, तो जो जिब्या जो टच करेगी ना शरीर के किसी भी जहाँ से उच्चारण स्थान उच्चारण होता है, उच्चारण स्थान को, तो चिपक के चलेगी। और यारा लावा बोलोगे ना तो ज़्यादा नहीं चिपकेगी, हल्का सा टच करेगी। तो ज़्यादा चिपक के चले, ज़्यादा स्पर्श करे, वो कौन से होंगे? स्पष्ट वर्ण। इनको बोल के देख लो। और ईषत् स्पष्ट जो कम चिपकते हों, तो कौन से होंगे? या, रा, ला, वा। इसको हम किस नाम से जानते हैं? अंतस्थ वर्ण। यारा लावा, इनको आप बोल के देख लो, ज़्यादा चिपकने की ज़रूरत नहीं है। और जो वर्ण हैं बिना चिपके बोले ही नहीं जाएंगे। पा बोल के देखो, तुम ये जो ओष्ठ वर्ण है, होठों से बोलना है, इसको आप बिना चिपकाए बोल के दिखा दो, या हल्का सा चिपका के बोल के दिखाओ। पूरा दम लगा के चिपकाओगे ना, तभी पा का उच्चारण होगा। ठीक है, तो ऐसे वर्ण जो चिपक के बोले जाते हैं, स्पर्श करके बोले जाते हैं, वो वर्ण क्या होंगे? स्पष्ट वर्ण। जहाँ कम चिपका जाए, हल्के चिपकने से काम चल जाए, वो कौन से हो जाएंगे? अब ये ईषद विव्रत, ये कौन से होंगे? ये हमारे ऊष्म वर्ण होंगे। ईषद विव्रत कौन से होंगे? ऊष्म वर्ण होंगे, ऊष्म वर्ण। ये कितने होते हैं? 4। अगर मैं विव्रत की बात करूं, इसमें सभी स्वर आएंगे। अगर मैं संव्रत की बात करूं, इसमें स्वर आ आएगा, लेकिन ये ह्रस्व वाला हो। अरे आ ये 18 प्रकार का है, और 18 प्रकार में कौन सा वाला हो? ह्रस्व वाला। ये ह्रस्व आ संव्रत में आएगा। ह्रस्व आ का प्रयोग, लौकिक प्रयोग पूछा जाए या ह्रस्व आ का प्रयोग पूछा जाए तो ये किस में आएगा? संव्रत में। जबकि कोई भी स्वर पूछा जाए तो किस में आएगा? विव्रत में। ऊष्म वर्ण जिसे हम किस प्रत्याहार से दिखाते हैं? सल से। अंतस्थ वर्ण जिसे हम किस प्रत्याहार से दिखाते हैं? यड़ से। किससे दिखाते हैं? यड़ से। तो ये किस में आ जाएगा? फिर सुन लो, स्पष्ट वर्ण, स्पर्श वर्ण समझ लो इनको। दूसरा ईषत् स्पष्ट, इसमें अंतस्थ आ जाएंगे।
ईसद विव्रत जिसमें ऊष्म वर्ण आ जाएंगे, विव्रत सभी स्वर आ जाएंगे, समव्रत जिसमें हृस्व स्वर आ जाएगा और हृस्व आ जाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई। अगर मैं बात करूं अभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर पूरे हो गए 5 प्रकार। 11 प्रकार जो हमारे बचे वो कौन से बचे? बाह्य प्रयत्न। बाह्य प्रयत्न के आधार पर देख लो, बाह्य यत्न या प्रयत्न के आधार पर कितने प्रकार बताए थे अभी? 11। देखो हाँ, कौन कौन से होंगे? एक ट्रिक बता दूं? हैं? बहुत जल्दी पूछी। अविश्वास, अघोष, बी से हाँ विवार, क्या बनेगा? विवार। सा से क्या बनेगा? हैं? बताओ। अविश्वास, अघोष, विवार, श्वास, 3 तरीके हो गए। अब इसमें कौन से आएंगे? इनको इनका प्रत्याहार अगर पूछा जाए तो प्रत्याहार क्या हो जाएगा? खर। प्रत्याहार क्या होगा इनका? खर। जो कल हमने पढ़े थे, खप छटत चटतव कपय सस्सर, तो वहां तक आप जाओ और खर प्रत्याहार के जो वर्ण आएंगे वो श्वास में आएंगे, विवार में आएंगे और अघोष। या इस अघोष वर्ण मैंने बताए थे कौन से होते हैं? पहला, दूसरा और तीनों सा, और इसमें क्या आएगा? विसर्ग। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं इसमें पहला, दूसरा वर्ण और ऊष्म यानी कि सा, 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 और क्या आएगा? विसर्ग। या खर वर्ण जितने भी आएंगे वो श्वास, विवार और अघोष। अविश्वास ध्यान रखियो, याद रहेगा। वैसे खर प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले जो वर्ण होंगे किस में आ जाएंगे? पहले वाले में। दूसरा देखो, दूसरे कौन से होंगे? संवार, नाद, घोष। संवार, नाद, घोष। संवार, नाद, घोष। संवार, नाद, घोष में कौन कौन से आ जाएंगे? घोष वर्ण कौन कौन से होते हैं? तीसरा, चौथा, पांचवा। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण। और क्या आएगा? अंतस्थ आएंगे, अंतस्थ वर्ण। इसके बाद हा आ जाएगा और अनुस्वार। और क्या आएगा? अनुस्वार। ये किस में आ जाएंगे? ठीक है। इसके बाद देखो 1 2 3, 3 कितने हो गए? 6। अभी कितने बचे? 5। 5 प्रकार कौन कौन से बचे वो और देखो। सी नंबर पे देखो, हाँ, अल्प प्राण। अल्प प्राण। अल्प प्राण वर्ण कौन से होंगे और अगले कौन से आ जाएंगे? 6 हो गए, 7 नंबर डाल दे रहा हूँ यहाँ पे। अरे 6 हो गए, 7 में डाल दे रहा हूँ और यहाँ पे 8 नंबर, ये हो जाएंगे महाप्राण। अल्प प्राण में कौन से आएंगे? जिनमें कम वायु निकलती हो। प्राण वायु के आधार पर 2 प्रकार हमने हिंदी में भी पढ़े हैं। अल्प प्राण जिसमें कम वायु निकलती हो कौन कौन सा होगा? पहला, तीसरा। प्रत्येक वर्ग का
पहला, तीसरा, पांचवा। और इसके साथ क्या आएंगे? अंतस्थ आएंगे, यानी कि ईयड़ वर्ण। अंतस्थ लिख लो। महाप्राण में क्या क्या आएगा? महाप्राण में प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण और ऊष्म वर्ण। और क्या आ जाएंगे यहाँ पे? ऊष्म वर्ण। और ऊष्म वर्ण में कितने? सा, शा, शा, हा। हा भी तो आ जाएगा। क्यों? हा को बोल के देखो, ज़्यादा वायु निकलेगी। ऐसी वायु जिनमें ऐसे वर्ण जिनमें वायु कम निकलती हो अल्प प्राण, जिसमें वायु ज़्यादा निकलती हो महाप्राण, जिसमें कंपन होता हो सघोष, जिनमें कंपन नहीं होता हो अघोष। ठीक। जिनमें जो मुखांग हैं, जहाँ से वर्णों का उच्चारण होता है, उच्चारण स्थान है, वो ज़्यादा चिपकते हों स्पष्ट, कम चिपकते हों ईसद स्पष्ट। जहाँ कौन से वर्ण आ जाएं? ऊष्म वर्ण आ जाएं, वो कौन से होंगे? ईसद विव्रत। जिसमें सभी स्वर आ जाएं विव्रत, जिसमें ह्रस्व आ जाए संभार। अविश्वास में देख लो, अविश्वास में कौन कौन से आ रहे हैं? प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा, तीनों सा और विसर्ग। दूसरा मैंने क्या बताया था? संभार, नाद, घोष। इसमें कौन कौन सा आ रहा है? प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा। इसके अलावा अंतस्थ और हा और अनुसार। ठीक। इसके बाद अल्पप्राण, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा, अंतस्थ इसके साथ। महाप्राण में प्रत्येक वर्ग का दूसरा, चौथा और साथ में ऊष्म वर्ण और हाथ साथ में जुड़ा हुआ। ठीक। 9, 10, 11। 9, 10, 11 ये कौन कौन से हो जाएंगे? उदात्ता, अनुदात्ता या उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। ये अनुदात्त, उदात्त, स्वरित क्या होते हैं ये अभी मैंने आपको बता दी। अरे बात क्लियर हो गई? और बताओ क्या बचा? हाँ, यम वर्ण रह गए अभी, अयुग्मा हो गए, यम वर्ण हो गए, अंतस्थ। हाँ, यम वर्ण और देख लो। यम वर्ण ये कितने होते हैं? 4। यम वर्ण कितने होते हैं? 4। इसमें यम वर्ण होंगे क्या? प्रत्येक वर्ग के पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे वर्ण के बाद क्या है? ये जो वर्ण है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा द्वित्व के रूप में हो, द्वित्व के रूप में। या ऐसे लिख लो, का, खा, गा, घा। ये कैसे हों? द्वित्व के रूप में, द्वित्व के रूप में। और इनके बाद पांचवा वर्ण हो, इनके बाद कौन सा वर्ण हो? पांचवा वर्ण। तब ये द्वित्व के रूप में जो वर्ण आए हैं ये किस नाम से जाने जाएंगे? यम वर्ण के नाम से। जैसे एग्जाम्पल देख लो, एक तो लिखवाया होगा पहले भी। हाँ, पलिकुनी,
अब देखो ये पांचवा वर्ण कहाँ आना चाहिए? अंत में। ठीक, ये पांचवा वर्ण अंत में आ गया। यहाँ ये का वर्ग पहला वाला द्वित्व के रूप में आ गया, तो यही क्या है? यम वर्ण है। क्या है ये? यम वर्ण। अरे बात क्लियर हो गई? जैसे आग्नि, इसमें तीसरा वर्ण ये पांचवा आ गया अंत में, ये गा वर्ण तीसरा है और ये तीसरा गा वर्ण है, वो किस रूप में आया? द्वित्व के रूप में, तो ये भी क्या होगा? यम वर्ण। अरे बात क्लियर हो गई? और बताएं कुछ? संयुक्त वर्ण और देख लो। संयुक्त क्वेश्चन आ जाते हैं, पूछ लिए जाते हैं। संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? कितने होते हैं संयुक्त व्यंजन? 4। संस्कृत में 3 होते हैं, सरा नहीं होता है। ठीक है, हालांकि मैं 4 बता दे रहा हूँ। अगर पूछे जाए संस्कृत में जो प्रयोग होते हैं, वो सरा का प्रयोग संस्कृत के अंदर नहीं होता है, हिंदी में होता है। कौन कौन से हैं ये 4? देखो, एक तो हाँ कक्षा वाला छा, त्रा, ज्ञानी वाला ज्ञा और श्रृंगाल वाला सा, स्रा। ठीक, ये छा किस किस से मिलकर बना है? आधा का पूरा शा, आधा ता पूरा रा, आधा ज्ञा, हाँ आधा जा और पूरा वा, स्रा आधा सा पूरा रा। चाहे तो इसमें से आप आ अलग करना है हलंत लगा के, जरूरत मालूम पड़े तो। अगर ऐसे लिखा हुआ आ जाए का प्लस सा प्लस आ, कोई समस्या नहीं है। इसको भी ऐसे लिख सकते हैं ता प्लस रा प्लस आ, इसको भी लिख सकते हैं जा प्लस, इसको भी लिख सकते हैं चाहे तो आपको अलग करके लिख दो, ना लिखो फिर भी कोई बात नहीं। ठीक है, कल इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर करेंगे। माहेश्वरी सूत्र मैंने करवा दिए। अरे याद हो गए नहीं माहेश्वर सूत्र? कितने बताए थे? 14। इत संज्ञक वर्ण कौन सा होता है? इत संज्ञक वर्णों की संख्या कितनी है? माहेश्वर सूत्र कितने हैं? 14। इत संज्ञक वर्ण भी कितने होंगे? 14। ऐसा कोई सूत्र है जिस पे नहीं लगता है? सब पे लगता है। ठीक है, कौन से इत संज्ञक वर्ण का प्रयोग 2 बार हुआ है? अड़ा का। किस व्यंजन का प्रयोग 2 बार हुआ है? हा का। बताओ। अरे बात बन रही है ना, ढंग से कल इसको पढ़ के आना। जो कल मैंने पढ़ाया, आज मैंने पढ़ाया, कल इसका टेस्ट लगवाएंगे। हाँ।